मैंने अक्सर ये देखा है कि पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास जाती हैं स्पेसिफिकली अपने लास्ट ट्राइमेस्टर या 9वें महीने में, और बहुत से सवाल होते हैं जो उनको पूछने होते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाके समहाउ एकदम से वो सवाल गायब हो जाते हैं। और जब वो घर पहुँचती हैं तो उनको याद आता है हमें तो ये भी पूछना था, ये भी पूछना था। और मैं तो ख़ैर अपने पेशेंट्स को ये लिबर्टी ज़रूर देती हूँ कि मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होती हूँ कि अगर वो कुछ पूछना भूल जाती हैं तो घर जाके वो मुझसे आराम से क्वेश्चंस जो है वो कर सकती हैं, एंड आई रिप्लाई देम इन माय कन्वीनियंस। जैसे ही मैं उनका मैसेज देखती हूँ और मैं फ्री होती हूँ तो मैं उन सबके जो है वो सवाल उनके जवाब दे देती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली इवन माय कोलीग्स वो कहती हैं कि हम इस तरह से जो है वो नहीं करते, बस ठीक है मरीज आके पूछे, अगर दोबारा पूछना है तो फिर दोबारा विजिट करें। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरी उन हामला खवातीन के लिए है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सोच कर तो जाती हैं लेकिन वहां पूछना भूल जाती हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो में आपके वो सारे सवाल आ जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला और सबसे कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। अब ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब जो है मैं मुझसे भी जब मेरी पेशेंट से पूछती हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि जब तक बच्चा हमारे हाथ में नहीं आ जाता हम 100% गारंटी से नहीं बता सकते कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। ऑब्स्टेट्रिक्स इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि कई दफ़ा हम मरीज को डिलीवरी के लिए लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं, लेकिन उसी वक्त या तो बच्चे का हार्ट बीट कम होने लग जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, माँ की हालत ख़राब होने लग जाती है। तो फुली डायलेटेड यानी कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल चुका है, बच्चा नीचे नहीं आ रहा, इस तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि हमें इमरजेंसी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करना पड़ता है कि नहीं इसका सी सेक्शन होगा। बाहर शायद फैमिली को ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, लेकिन अंदर ऐसी इमरजेंसी हुई कि हमें पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना पड़ा। कई दफ़ा पेशेंट का प्लान करके हम भेजते हैं कि इस पेशेंट का ऑपरेशन है, लेकिन समहाउ जो है पेशेंट जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जाके कई दफ़ा नॉर्मल डिलीवर हो जाती है। सो ऑब्स्टेट्रिक्स इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपने सिर्फ ये दुआ करनी है, मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि आप अपना बच्चा जो है खैर खैरियत से अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल से जाएं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द मोड इज, कि नॉर्मल हुआ है या सी सेक्शन हुआ है। अब तो मेडिकेशंस इतनी एडवांस आ गई हैं, टेक्निक्स इतनी एडवांस आ गई है कि सी सेक्शन है या डिलीवरी है, दोनों का रिकवरी टाइम जो है कोई बहुत ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं है। लेकिन पेशेंट्स का एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि शायद नॉर्मल डिलीवरी आसान नहीं है। सो मेरी वो हामला खवातीन जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी हैं, प्लीज़ वो इस बात पे ज़रूर वाउच करेंगी कि नॉर्मल डिलीवरी कराना भी इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर जो है डॉक्टर्स भी कई दफ़ा इसको इग्नोर कर देती हैं, वो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे मैं अभी रिसेंटली एक बहुत डिटेल से वीडियो कर चुकी हूँ, आप पिछली वीडियोस में जाइए, इसी वीक में आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि वो स्कैन भी आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकता है कि आया आपका सी सेक्शन होगा या नहीं। वो ये तो नहीं बता सकता कि डिलीवरी 100% होगी या नहीं, लेकिन अगर सी सेक्शन की कोई भी इंडिकेशन है तो वो उसमें आपको बड़े आराम से पता चल जाएगी। बेबी की मूवमेंट्स कई दफ़ा 9वें महीने में थोड़ी कम हो जाती हैं, इसलिए पेशेंट्स परेशान होती हैं, वो सोच कर जाती हैं कि डॉक्टर से पूछना है कि 9th मंथ स्टार्ट हो गया है लेकिन मूवमेंट उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन पूछना भूल जाती हैं। सो आप ये देखें कि 9th मंथ में एक तो बच्चे का हेड थोड़ा नीचे चला जाता है, बच्चे की जो स्पेस है वो कम हो जाती है, लाइकर भी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा कम होने लग जाता है। सो उस वजह से बेबी की मूवमेंट पहले से थोड़ी बहुत कम ज़रूर हो जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा कम होती है यानी 4 से 5 घंटे तक आपको कोई मूवमेंट फ़ील नहीं हुई, देन दिस इज़ एन अलार्मिंग साइन। इसमें आपको अपनी डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना है। पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में अगर आपको 12 मूवमेंट्स फील हो जाती हैं, 12 से 14 मूवमेंट फील हो जाती हैं, देन दैट इज़ फाइन। इसका मतलब है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपको गैर ज़रूरी जो है वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पेन्स और प्रेशर जो है 9th मंथ में थोड़ा ज़्यादा फ़ील होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो ब्रैक्सन हिक्स यानी कि फॉल्स पेन्स आना शुरू हो जाती हैं, दूसरा लोअर बॉडी में पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ता है, और वो इस वजह से होता है कि बच्चा नीचे जा रहा है। अक्सर पेशेंट्स इसलिए परेशान रहती हैं और उनको उनको डॉक्टर से भी ये पूछना होता है कि मुझे दर्द होती है, तो क्या ये लेबर पेन है? सो पेल्विक प्रेशर और दर्द जो है वो लेबर पेन नहीं होती।
और उसी से रिलेटेड अगला सवाल कि डॉक्टर साहिबा मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गई है? तो मेरा जवाब ये होता है कि आपको पता नहीं चलेगा, बल्कि आपको लग पता जाएगा कि जब लेबर पेन स्टार्ट होती है। लेबर पेन जब स्टार्ट होती है, एक तो आपने उसको ये देखना है कि 2 पेन्स के दरमियान जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट का होता है, रेगुलर इंटरवल पे होती है, 40 सेकंड से लेकर 60 या 70 सेकंड की स्ट्रॉन्ग पेन होती है कि जब आपका पेट बहुत नॉर्मल होता है, और जब पेन आना शुरू होती है, पेन जब पीक पे जाती है तो आपका पेट इस टेबल की तरह सख्त हो जाएगा। अगर आप उसको प्रेस भी करेंगे तो वो नीचे को नहीं दबेगा। दैट इज बेसिकली व्हाट कंट्रैक्शन इज। ये है वो लेबर पेन जो अगर अब जिस तरह फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बहुत सी खवातीन ने इसको बेयर नहीं किया होता, तो उनको इसका आइडिया नहीं होता। बहुत सी खवातीन का 7वें-8वें महीने में ही मिल्क जो है सिक्रीट, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होने लग जाता है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है, आपका मिल्क आ रहा है, आप उसको आने दीजिए। अगर है तो उसको प्रेस करके ना निकालें, वो खुद जैसे निकल रहा है तो उसको निकलने दें। बिकॉज़ अगर आप उसको प्रेस करेंगी तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा और आपको टाइम से पहले दर्दें होना शुरू हो सकती हैं। सो अगर ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, इसमें परेशानी की बात नहीं है, ना तो आपके बच्चे का कोई रिजर्व ज़ाया हो रहा है, बिकॉज़ जब डिलीवरी हो जाएगी तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये मिल्क आता रहेगा और ये बनता रहेगा। स्लीप पोजीशन स्पेसिफिकली अक्सर मरीज कहते हैं जी मैं सीधा लेटना चाहती हूँ या मैं राइट साइड की करवट लेना चाहती हूँ, तो ये 2 पोजीशंस वो पोजीशंस हैं जो आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है। लास्ट ट्राइमेस्टर और कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली जो 9वां महीना है जो कि 35 हफ्ते से शुरू हो जाता है, उसमें आपको सिर्फ उल्टी साइड की करवट लेनी है। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि आपका जो है एसिडिटी कम होगी, क्योंकि स्टमक की शेप इस तरह से होती है कि वो तेजाबियत आपके वापस आपके गले में, आपके फूड पाइप में नहीं जाती, वो स्टमक के अंदर पूल हो जाता है एसिड। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपका मेन वेसल है हार्ट के साथ जो अयोटा आ रहा होता है, उसपे बच्चे का प्रेशर नहीं पड़ता और खून की मिकदार और ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो बच्चे को बहुत अच्छी सप्लाई होती है। सो यही दोनों जो कंडीशंस हैं, यही हम चाहते हैं कि बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी जाए, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी जाए और आपको एसिडिटी ना हो। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अक्सर मरीज पूछना तो भूल जाते हैं लेकिन जाके वो कर ज़रूर लेते हैं, वो है कैस्टर ऑयल। प्लीज़ खुदारा मैं बारहा आपको बता चुकी हूँ कि कैस्टर ऑयल इस्तेमाल ना करिए, और स्पेसिफिकली अगर आप एक ज़्यादा अमाउंट में कैस्टर ऑयल ले लेते हैं तो उससे आपको तो डायरिया हो जाता है, आपका बच्चा भी पेट में मोशन पास कर सकता है। सो एक वो डिलीवरी जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट होनी थी, अगर आपका बच्चा पेट में मोशन कर देता है और हॉस्पिटल में उसको चेक किया जाता है, कई दफ़ा मेम्ब्रेन्स को रप्चर करते हैं और अंदर स्टूल पास हुआ होता है, तो डेफिनेटली फिर हम आपका सी सेक्शन करते हैं। और वही स्टूल वही मोशन अगर बच्चा सांस की नाली में ले जाता है या वो स्टमक में ले जाता है तो दोनों ही सूरतों में इन्फेक्शन होता है। एपिड्यूरल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यही वो बेस्ट टाइम है। 9th मंथ इज़ द बेस्ट टाइम। अपने डॉक्टर से एपिड्यूरल के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए। एपिड्यूरल एक तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, दूसरा इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। सो डिलीवरी होने से पहले आपको एपिड्यूरल से रिलेटेड उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे उससे रिलेटेड मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। एपिड्यूरल के हवाले से मैंने 2-3 वीडियोस की हैं, अगर आप मेरा चैनल सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगी और उसमें उस A to Z एपिड्यूरल के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है।